टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए विनोद चौबे जी हैं। IRS बीजेपी नेता हैं, समाजसेवी हैं, अच्छे नेता हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि बक्सर की विकास कैसे की जाए। बक्सर कृषि क्षेत्र है, यहाँ किसानों के विकास होनी चाहिए, किसानों पर चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि बक्सर कृषि क्षेत्र है और बक्सर के किसानों की विकास के लिए, किसानों की सहूलियत के लिए क्या आप करना चाहेंगे, क्या बक्सर के लिए होना चाहिए? तो अभी चूँकि अभी होली का अवसर है जी, तो ये जो हमारा ये पावन पर्व है जी, तो सबसे पहले मैं बक्सर वासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आपका सवाल है कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी, जी, बिल्कुल। और बक्सर की क्या ज़रूरत है। जी, तो अगर सही मामले में देखा जाए तो बक्सर में क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर चीज़ की ज़रूरत है। जी, चाहे वो कृषि की बात कर रहे थे आप, कृषि का क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है। बक्सर एक ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक जगह है जी, और वेद पुराणों में जिसका जिक्र है, तो उसका कैसे विकास किया जाए। जी, लोग बोल रहे हैं, अभी जो बहुत सारे न्यूज ऐसे आए जी, कि बक्सर को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। जी, इंडस्ट्रियल हब से ज़्यादा जरूरी है कि जो हमारे पास है उसको हम कैसे उपयोग में लाएं। तो हमारी जो धरोहर है ये एक पौराणिक जगह है, भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी हुई जगह है, विश्वामित्र मुनि से जुड़ी हुई जगह है, उसके भी पहले इसका इतिहास है। इसके अलावा ये एक ऐतिहासिक जगह है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम उसको पहले विकसित करें। हम इस लालच में ना पड़े कि इसको इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है, इसको IT हब बनाना है। वही एक केवल माध्यम नहीं है बिहार को, ये बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि बक्सर के पास जो है उसी को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा प्रश्न था आपका कृषि से संबंधित। कृषि, बिल्कुल। बक्सर को धान का कटोरा कहा जाता है, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र है। अभी क्या है कि देखिए ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया, जैसे जैसे संयुक्त परिवार विभाजित होता गया, लैंड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो जो लार्ज स्केल जो फार्मिंग है वो यहाँ पे बहुत संभव नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो अभी हमको जो खेती है सरकार की तरफ से, अगर सरकार की नज़र से देखा जाए तो इस समस्या को समझने की जरूरत है। छोटे किसान हैं, छोटी जगह है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहली ज़रूरत जो है वो सिंचाई की है। यहाँ पर एक जो नहर की व्यवस्था है बहुत पुरानी व्यवस्था है और बहुत सक्षम व्यवस्था है, लेकिन समय पर पानी नहीं आता है, कहीं कहीं टूट जाता है। सरकार प्रयास कर रही है इम्प्रूव करने की, लेकिन अभी चूँकि ये कृषि प्रधान है तो हमको उसको अहमियत देना है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। दूसरी बात है कि खाद, बीज, ये सब आजकल इतने सारे हाई वैरायटी सीड्स आ गए हैं, हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं। जो रिसर्च के माध्यम से हमारे जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ रेगुलर रिसर्च होता रहता है, तो ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज हैं तो उसकी उपलब्धता कराया जाए, लोगों को जागरूक कराया जाए कि जो पुराने सिस्टम से खेती कर रहे हैं उसमें उतनी पैदावार नहीं होती है। फर्टिलाइज़र जो है उसकी समुचित व्यवस्था हो। जब फर्टिलाइज़र डालने का टाइम आता है उसमें देखिए कितनी भागदौड़ हो जाती है, किसानों को कितनी परेशानी हो जाती है। ये सब एक साइड हुआ। अब दूसरा साइड है किसानों के लिए जो आप पूछ रहे थे। दूसरा साइड है कि जो फसल है उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए। जी, हर किसान मजबूरी में, छोटे किसान हैं, बड़े बड़े किसान नहीं हैं, 100-200 एकड़ वाले नहीं हैं, छोटे छोटे किसान। अब उन जब बेचने जाते हैं तो सारी समस्या वहाँ आ जाती है, उनको औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। सरकार व्यवस्था कर रही है लेकिन ये बहुत कारगर नहीं हो पा रहा है, तो हमको नज़र रखना पड़ेगा कि इसको कैसे कारगर बनाया जाए। यहाँ एक बड़ी मंडी की भी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस डायरेक्शन में वही आगे उसके बारे में बात कर रहा था कि कैसे वेयर हाउस की जरूरत है, स्टोर किया जाए, और जहाँ मंडी, ऐसी मंडी की हो, सरकार भी प्रोक्योर कर रही है, उसको ले रही है सरकार। तो अभी सरकार का ये भी प्रयास है कि जो सरकार फसल खरीद रही है उसका तुरंत का तुरंत मुआवजा मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में देरी हो जाती है। और ये अब छोटे किसान को आप पेमेंट में देर करेंगे तो उनकी बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। आगे का खेती की बात, उनके बच्चों की पढ़ाई का फी देना रहता है, इलाज, जो यहाँ चिकित्सा की भी तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो इस तरह देखा जाए तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसमें कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं खेती के क्षेत्र में।
यहाँ पर्यटन, ये बक्सर नगरी जो है विश्वामित्र की नगरी है, पर्यटन स्थल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यटन तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या है, पहले उसको समझने की ज़रूरत है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। कौन महसूस करेगा? पहले तो सरकारी व्यवस्था को महसूस करने की ज़रूरत है। पब्लिक को समझना होगा कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमको दूसरे की तरफ नहीं देखना है कि अरे ये हो आ जाए, वो मिल जाए। जो है उसी को विकसित कीजिए ना। ये हमारी जो नगरी है, ये आध्यात्मिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, धार्मिक शहर है, तो हम उसी को बढ़ाएं। गंगा जी के किनारे बसा हुआ इतनी पुरानी जगह, पौराणिक जगह है, इसको विकसित करें। एज ए टूरिस्ट हब की तरह इसको विकसित किया जाए, सारी सुविधाएं दिया जाए, रोड को ठीक किया जाए, होटल की व्यवस्था बढ़ाई जाए, होटल को कुछ हेल्प किया जाए, चाहे सब्सिडी देकर, चाहे उनके टैक्स को कुछ बेनिफिट देकर, टैक्स के माध्यम से रेस्टोरेंट खुलेंगे, अब आने जाने की सुविधाएं बढ़ेंगी, आपका टैक्सी, बस, इनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी। वो जो टूरिस्ट आएंगे उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, बहुत सारे ऐसे मोनूमेंटल चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है। तो इस तरह धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है कि टूरिज्म बढ़े, लोग आए जाएं, देश दुनिया से लोग आएंगे। ये ऐसी जगह है जिसका इसका महत्व है। आप जब भी हम रामचंद्र जी को, राम भगवान को याद करते हैं तो बक्सर का ध्यान पहले आता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा दीक्षा भी, और विश्वामित्र जी ने उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है, क्योंकि हमको महसूस करना है, सरकार को महसूस करना है। सबसे पहले जरूरत है कि सरकार महसूस करे और सुविधाएं दें, इसको आगे बढ़ाएं। एजुकेशन पे क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन की भी समस्या। अरे एजुकेशन के बारे में तो देखा जाए तो जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है सही नहीं है। यहाँ पे लोग ग्रेजुएट बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। अब जो ग्रेजुएट करेगा उसको कहाँ नौकरी मिलेगी? वो केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ जाता है, और सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ जाएगा तो सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही, नौकरी दे रही है, बट उसमें एक लिमिटेशन होता है। तो जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक रोजगार नहीं होगा। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि जैसे उनकी जो एजुकेशन है वो BA MA करने से नहीं होगा। यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज की जरूरत है, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कारपेंटरी से रिलेटेड, और ऐसे बहुत सारे काम है। टूरिज्म का से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग दिया जाए, नर्सिंग का किया जाए। केवल BA MA करने से रोजगार नहीं मिलता है। जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा और उसकी पढ़ाई नहीं होगी, तो ये एक बहुत बड़ा दोष मैं देख रहा हूँ। और मैं सरकार से आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से इस तरफ ध्यान दिया जाए और वोकेशनल कोर्सेज बढ़ाया जाए। हेल्थ का भी समस्या है। हाँ, हेल्थ की भी बहुत बड़ी समस्या है। आज कोई भी अगर छोटा मोटा बीमारी है तो बक्सर में इलाज हो जाता है, लेकिन जहाँ बड़ी बीमारी कुछ भी हुई तो लेकर भागिए पटना, दिल्ली, वेलोर और जहाँ जहाँ है। तो अब यहाँ एम्स भी खुल गया है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये बेसिक जो हेल्थ सिस्टम है उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत है। सेंसिटिव का मतलब है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आएँ, रेगुलरली आएँ, और हर फील्ड के डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। जब बक्सर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो हर बीमारी के लिए डॉक्टर होना चाहिए, हर मशीनरी होना चाहिए टेस्ट के लिए। लोग क्यों भाग के जाएँ पटना? बहुत सारे लोग जो होते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में, उसकी इलाज में व्यवस्था नहीं हो पाती है, चाहे सिस्टम की कमी है, व्यवस्था की कमी है, जो भी है, तो पटना जाते जाते बहुत लोग का देहांत हो जाता है। तो यही सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी ये मांग है, हमारी सोच ये है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था बक्सर में ही हो, सासाराम में हो, आरा में हो, लोगों को भागना ना पड़े, कोचस में हो। जो भी छोटी जगह है वो भी उतना ही जरूरी है। केवल पटना दिल्ली की जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। जसवी जी घूम रहे हैं माँ बहन योजना, मान योजना लेकर के, तो और बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या बिहार में बनेगी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माई बहन की योजना लाएं, दादा दादी की योजना लाएं, कोई भी योजना लाएं, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। लालू जी का राज हम देख चुके हैं, बीच में भी उनको मौका मिला, बट दिल में, अंदर दिल में, मन में ये भावना होनी चाहिए ना कि कैसे इम्प्रूव करना है सिचुएशन को, कैसे करना है। स्कीम केवल अनाउंस कर देने से नहीं होगा। और एनडीए जो हमारी जो पार्टी है, एनडीए गठबंधन है, भाजपा और जो और पार्टियां का गठबंधन बना है, ये बहुत ही मजबूत गठबंधन है।
और जनता का भी समर्थन इसको इसीलिए मिल रहा है कि ये लोग विकास के बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज पटना चले जाइए, पूरी रूपरेखा बदल गई है। आप बक्सर भी आ जाइए, देखिए गंगा जी के ऊपर इतने सारे पुल बन गए हैं चारों तरफ। तो ये सब, और हाईवे आप देखिए जो पटना से बक्सर के लिए अभी तो ठीक है, बीटा के आगे का हाईवे बन गया, उधर भी आगे फ्लाईओवर बन रहा है पटना से बीटा तक का। तो ये सब विकास का जो नज़र आ रहा है चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो अब कौन सी जनता है जो कि जाके राजद के साथ, ये तेजस्वी जी के साथ जुड़ेगी? कौन सी जनता जुड़ेगी? जो पढ़ा लिखा क्लास है। अब उनका जो है वो जाति वाला समीकरण बनता है, जो धार्मिक आधार पर समीकरण बनता है। बट वहाँ भी जो लोग सेंसिटिव हैं, जो समझ रहे हैं, वो सब भी देख रहे हैं कि इधर विकास के लोग इधर बैठे हुए हैं, विकास इस साइड से हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा विकास हो रहा है। तो उन लोगों का भी समर्थन अब जाके आगे जाकर एनडीए को ही मिलना है। तो हम लोग निश्चिंत है कि सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, क्या बिहार में भी 2025 में आपकी निश्चित सरकार रूप से। बन तो मैंने वही एक्सप्लेन किया कि एनडीए की सरकार यहाँ बहुत मजबूती से काम कर रही है और जनता का समर्थन मिला है, इसलिए काम कर रही है। तो आगे निश्चित रूप से आगे उसी तरह जीत होगी। तो ये है हमारे साथ विनोद चौबे जी, XIRS बीजेपी नेता। ये सारी समस्याओं पे प्रकाश डाले हैं। इस तरह की खबर देखने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ।